नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। लेकिन इस बार की खबरें शनिवार से शुक्रवार की हैं, क्योंकि पिछले शनिवार को बीएसई और एनएसई ने स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट किया था। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। 17 मई को पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक के कुल 83.7 लाख शेयरों या 1.86% हिस्से की दो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। इन ब्लॉक डील्स में कंपनी के दो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। एक्सचेंज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी के चेयरमैन और सीईओ आशीष दहिया ने 54 लाख शेयर और वाइस चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर आलोक बंसल ने 29,70,000 शेयर बेचे हैं। इस डील के बाद आशीष दहिया के पास कंपनी की 4.83% और आलोक बंसल के पास 1.63% हिस्सेदारी बची है। 17 मई की शाम को खबर थी कि इन ब्लॉक डील्स में कुल 23 खरीदारों के नाम सामने हैं। इसमें सोसाइटी जनरल ने 1325 रुपये 15 पैसे के भाव पर 15,95,000 शेयर और मॉर्गन स्टैनली ने इसी भाव पर 14,65,000 शेयर खरीदे हैं। 18 मई को हुए स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में पीबी फिनटेक का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ 1,360 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, जुपिटर वैगन्स के बोर्ड ने कंपनी के एक प्रमोटर तत्व गोनका एएस को प्रेफरेंशियल आधार पर 28,72,000 वारंट अलॉट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हर एक वारंट को 470 रुपये प्रति शेयर के भाव पर एक इक्विटी शेयर में तब्दील किया जाएगा, जिससे कंपनी को 135 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। 21 मई को जुपिटर वैगन्स का शेयर 3% की मजबूती के साथ 531 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 542 रुपये 35 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। तीसरी खबर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरधारकों और एनसीडी होल्डर्स ने बैंक के पेरेंट कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 17 मई को एनसीएलटी ने मर्जर के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए शेयरधारकों और डेट होल्डर्स की मीटिंग बुलाने को कहा था, जिसमें पेरेंट कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड के बैंक में मर्जर को हरी झंडी दिखा दी गई है। बैंक के बोर्ड के मुताबिक 99.95% इक्विटी होल्डर्स और 99.99% एनसीडी होल्डर्स ने इस प्रस्ताव के हक में वोटिंग की है। 21 मई को आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 114 रुपये 85 पैसे पर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मामूली कमजोरी के साथ 77 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। चौथी खबर, वित्त वर्ष 2025 में टाटा मोटर्स ने अपना क्षमता विस्तार खर्च बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी ने 43,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना तैयार की है। ये रकम पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 में किए गए 41,200 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 4.5% ज़्यादा है। इस निवेश राशि में से करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी बड़ा हिस्सा यूके की कंपनी JLR या जैगुआर लैंड रोवर की ओर से किया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में JLR ने 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 21 मई को टाटा मोटर्स का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ 950 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, मंगलवार 21 मई को एप्टेस वैल्यू के 3.6 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस सौदे के मुताबिक कंपनी की करीब 7.25% इक्विटी ने हाथ बदले हैं। एनएसई पर मौजूद बल्क डील के आंकड़े बताते हैं कि कंपनी के दो प्रमोटर्स वेस्टब्रिज क्रॉसओवर फंड और JAH2 ने कुल 1,027.94 करोड़ रुपए में अपनी हिस्सेदारी बेची है। दोनों प्रमोटर्स ने 294 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब 3.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक वेस्टब्रिज क्रॉसओवर फंड के पास कंपनी की करीब 34.5% और JAH2 के पास करीब 2% हिस्सेदारी थी। इस ब्लॉक डील में खरीदारी करने वालों की सूची में ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड और SBI म्यूचुअल फंड के नाम सामने आए हैं। कारोबार के अंत में शेयर 5.5% की कमजोरी के साथ 298 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। छठी खबर, मंगलवार 21 मई को सीजी पावर के 63.7 लाख शेयरों या 0.4% हिस्से की ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील में एक बड़े FII शेयर होल्डर की ओर से 425 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की खबरें सामने आई हैं। 21 मई को कारोबार के अंत में शेयर करीब 3% गिरकर 644 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 668 रुपए तक भी उछल गया था, जो कि 669 रुपए के 52 वीक हाई के बेहद करीब था। सातवीं खबर, 21 मई को खबर थी कि टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों की
लाइसेंस फीस से जुड़े इनकम टैक्स पर ब्याज की बकाया रकम को माफ कर दिया है। 16 अक्टूबर 2023 को आए कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनियों की ओर से भुगतान की जाने वाली टेलीकॉम लाइसेंस फीस की रकम को पूंजी माना जाएगा। इस पर टेलीकॉम कंपनी का कहना था कि 2000 से लेकर 2001 से टैक्स का भुगतान ही उनके लिए काफ़ी बड़ा बोझ है और कोर्ट से गुजारिश की थी कि कम से कम इस टैक्स भुगतान पर ब्याज की रकम को माफ कर दिया जाए, जिसे अब कोर्ट की ओर से मान लिया गया है। 21 मई को भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1338 रुपये 70 पैसे पर और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 13 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, बुधवार 22 मई को अपोलो टायर्स के 2.25 करोड़ शेयरों या करीब 3.5% इक्विटी के बीएसई पर कुल 14 बड़े सौदे हुए। एक्सचेंज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इन ब्लॉक डील्स के जरिए वॉरबर्ग पिंकस ने अपनी सहयोगी कंपनी व्हाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी पूरी 3.54% हिस्सेदारी बेच दी है। 477 रुपये 35 पैसे के औसत दाम पर कुल 1072.84 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है। 22 मई को अपोलो टायर्स का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 491 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 9वीं खबर, 21 मई को सरकारी कंपनी इरिडा ने एफपीओ को लेकर चल रही खबरों पर सफाई जारी कर स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि ये केवल अफवाहें हैं और फिलहाल कंपनी का एफपीओ लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर 21 मई को इरिडा के शेयर में 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ 183 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कुछ रिपोर्टर्स के साथ सेक्टर के आउटलुक पर बातचीत करते हुए कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा कि भविष्य में बिजनेस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाने के लिए कंपनी डेट इशू या एफपीओ ला सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। कंपनी ने कहा कि एफपीओ के प्रस्ताव को सही समय आने पर कंपनी के बोर्ड और सरकार के सामने रखा जाएगा। मार्च 2024 के अंत तक सरकार के पास इस कंपनी की 75% हिस्सेदारी थी। 22 मई को इरिडा के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ 188 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। 10वीं खबर, 22 मई को ग्रैन्यूल्स इंडिया के 75 लाख शेयरों या कुल 3.09% हिस्सेदारी की ब्लॉक डील हुई। 405 रुपये 8 पैसे के औसत भाव पर हुई इस ब्लॉक डील में कंपनी के प्रमोटर कृष्ण प्रसाद चिगुरुपति ने अपनी हिस्सेदारी 303.81 करोड़ रुपए में बेची है। इस हिस्सा बिक्री के बाद प्रमोटर कृष्ण प्रसाद की कंपनी में हिस्सेदारी 35% से घटकर 31.69% हो गई है और प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा करीब 42% से घटकर 38.87% हो गया है। प्रमोटर ने यह हिस्सेदारी अपना निजी कर्ज उतारने के लिए बेची है ताकि गिरवी रखे गए शेयरों को छुड़वाया जा सके और साथ ही पर्सनल लिक्विडिटी तैयार की जा सके। इस ब्लॉक डील में एक्सिस म्यूचुअल फंड, फिडेलिटी फंड्स, इंडिया फोकस फंड, फिडेलिटी इंडिया फंड समेत कई खरीदारों के नाम सामने आए हैं। 22 मई को ग्रैन्यूल्स इंडिया का शेयर 4.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 427 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 11वीं खबर, डॉक्टर रेड्डीज ने हाल ही में आइसलैंड की दवा कंपनी एल्वोटेक के साथ $6.7 करोड़ का करार किया है। इसके चलते डॉक्टर रेड्डीज को एल्वोटेक की डेनोसुमाब के कारोबार को लेकर अमेरिका समेत अहम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने का अधिकार मिल जाएगा। इन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से डॉक्टर रेड्डीज को अपनी स्विस सब्सिडरी के जरिए यूएस में पूर्ण बिजनेस अधिकार और यूरोप और यूके में आंशिक बिजनेस अधिकार मिलेंगे। इसके एवज में डॉक्टर रेड्डीज को $3.8 करोड़ का भुगतान करना होगा। इसके अलावा कारोबार की सफलता के आधार पर कंपनी को एल्वोटेक को $2.9 करोड़ और देने होंगे। बता दें कि डेनोसुमाब का इस्तेमाल ऑस्ट्रोपोरोसिस और महिलाओं से जुड़ी अन्य पोस्ट मेनोपोजल समस्याओं के लिए दवाई बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्केलेटल रोगों की रोकथाम के लिए भी दवाइयों में किया जाता है। इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा एल्वोटेक का होगा, जबकि इसके रजिस्ट्रेशन और कमर्शियल राइट्स डॉक्टर रेड्डीज के पास होंगे। 22 मई को डॉक्टर रेड्डीज का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 5,872 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 12वीं खबर, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी M&M फाइनेंशियल को इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, जिसके चलते अब ये कंपनी लाइफ, हेल्थ और बाकी जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेच पाएगी। आपको बता दें कि इस NBFC के पोर्टफोलियो में लेंडिंग, फिक्स डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रोडक्ट्स पहले से मौजूद हैं। अपने इंश्योरेंस बिजनेस का विस्तार करने के लिए M&M फाइनेंशियल अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगी, जिसमें 1369 ऑफिसेज शामिल हैं। गौरतलब है कि अब M&M फाइनेंस सभी तरह के वित्तीय प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस, लोन्स एंड म्यूचुअल फंड्स एक साथ ऑफर कर पाएगी। खबर के चलते 22 मई को M&M फाइनेंस का शेयर 1% चढ़कर 266 रुपये 5 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ।
13वीं खबर, गुरुवार 23 मई को गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग ठीक ठाक रही। एनएसई पर गो डिजिट का शेयर 286 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से 15.15% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि आईपीओ का इशू प्राइस 272 रुपये प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 9.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 2614.65 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर गो डिजिट का शेयर 305 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 286 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 7% ऊपर है, पर 275 रुपये के इशू प्राइस से करीब 12.5% के प्रीमियम पर है। 14वीं खबर, गुरुवार 23 मई को स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के 7.06% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक 535 रुपये प्रति शेयर पर हुई इस सौदे की वैल्यू 2210.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए एपिस ग्रोथ, रॉकस्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और मियो 4 स्टार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। एपिस ग्रोथ ने 2.61%, रॉकस्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 1.01% और मियो 4 स्टार ने 2.39% हिस्सेदारी बेची है। इसके अलावा कंपनी के एक और निवेशक मियो स्टार ने अपनी हिस्सेदारी 1.05% घटाकर 1.16% कर ली है, जो पहले 2.21% थी। इस ब्लॉक डील में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने 626 करोड़ रुपए में 2%, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 300 करोड़ रुपए में 0.96%, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड ने 294 करोड़ रुपए में 0.94% और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 160.5 करोड़ रुपए में 0.51% हिस्सेदारी खरीदी है। 23 मई को स्टार हेल्थ का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ 574 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 573 रुपये 80 पैसे तक भी उछल गया था। 15वीं खबर, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा को खरीदने की दौड़ में मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और टोरेंट फार्मा जैसी घरेलू कंपनियां दौड़ में हैं। दरअसल केकेआर की इन्वेस्टमेंट आर्म टीएयू इन्वेस्टमेंट के पास इस कंपनी की 54% हिस्सेदारी है और गुरुवार की क्लोजिंग के हिसाब से इस हिस्से की वैल्यू 14,020 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जुलाई 2020 में केकेआर ने 745 रुपये प्रति शेयर के भाव पर फाउंडर मोदी फैमिली से इस कंपनी को करीब 3,100 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा था। इस हिस्सेदारी को खरीदने के इच्छुक निवेशकों की ओर से अगले कुछ हफ्तों में पहले राउंड की बोलियां लगाई जा सकती हैं। जेबी केमिकल्स ने पिछले 4 साल में 4 बड़े अधिग्रहण किए हैं, जिन पर करीब $20 करोड़ का निवेश किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बोली लगाने पर विचार कर रहे ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स ऊंचे वैल्यूएशन के चलते इस कंपनी को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। 24 मई को जेबी केमिकल्स का शेयर मामूली बढ़त के साथ 1,680 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 1,635 रुपये 50 पैसे तक भी फिसल गया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है ऑन द रडार के जरिए, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में से एक नेस्ले इंडिया के शेयरधारकों ने स्विट्जरलैंड की पेरेंट कंपनी को दी जाने वाली रॉयल्टी फीस को बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। कंपनी के 57% शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। पेरेंट कंपनी को दी जाने वाली रॉयल्टी फीस की दर बिक्री का 4.5% है, जिसे बढ़ाकर 5.25% करने का प्रस्ताव था। 18 मई को हुए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में नेस्ले इंडिया का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 2,500 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। दूसरी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का विवादों से नाता गहरा होता जा रहा है। पतंजलि की सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि मिठाई भी घटिया क्वालिटी की पाई गई है। 5 साल पहले 2019 में पिथौरागढ़ जिले की एक दुकान से पतंजलि इलायची सोनपापड़ी के खाद्य विभाग ने नमूने लिए थे, जिनको जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में पतंजलि की इस सोनपापड़ी को खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं पाया गया था। इसके बाद 2021 में मामला दर्ज हुआ, जिस पर अब फैसला आया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 लोगों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इन पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही एक दुकानदार के अलावा पतंजलि के अधिकृत डीलर के असिस्टेंट मैनेजर पर भी 6 महीने की जेल के साथ 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 21 मई को समूह की एकमात्र लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर हल्की गिरावट के साथ 1,425 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। तीसरी खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज से 450 करोड़ रुपए के रिफंड की मांग की है। 580 करोड़ रुपए की मूल रकम और 150 करोड़ रुपए के ब्याज समेत कंपनी कलानिधि मारन और काल एयरवेज को कुल 730 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। दरअसल 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को पलटते हुए कंपनी और सीएमडी अजय सिंह के हक में फैसला सुनाया है। ये मामला कंपनी
शेयर ट्रांसफर केस से जुड़ा है, जिसमें अजय सिंह ने कलानिधि मारन और काल एयरवेज से कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी थी। 22 मई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 2.25% के उछाल के साथ 62 रुपये 2 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 63 रुपये 25 पैसे का था। चौथी खबर, लिंडे इंडिया को द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सैट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से कंपनी के खिलाफ जारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़े ऑर्डर को रद्द कर दिया है। साथ ही सैट ने कंपनी को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए 27 मई को सेबी के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा है और फिर एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सेबी की ओर से पारित अंतरिम ऑर्डर को कंपनी ने सैट में चुनौती दे दी है। ये मामला बिना मंजूरी के रिलेटेड पार्टी सौदे से जुड़ा है। इस संदर्भ में कंपनी के बड़े अधिकारियों और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समन किया गया था। दरअसल कंपनी के शेयरधारकों ने शिकायत की थी कि बड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी आरपीटीज करने से पहले उनसे मंजूरी नहीं मांगी गई थी। सेबी के मुताबिक रिलेटेड पार्टी को आगे के ऑर्डर देने से जुड़ा फैसला लेने के समय कंपनी ने बोर्ड को वैल्यूएशन को लेकर जानकारी नहीं दी है। 23 मई को लिंडे इंडिया के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 9,169 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। पांचवी खबर, जी एंटरटेनमेंट ने सोनी ग्रुप से $9 करोड़ की टर्मिनेशन फीस की मांग की है। इस साल जनवरी में सोनी ग्रुप की ओर से जी के साथ $10 अरब के मर्जर से हाथ खींच लेने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। जी एंटरटेनमेंट ने यह मांग सोनी ग्रुप की 2 कंपनियों कलर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और बांग्ला एंटरटेनमेंट से की है। जी के मुताबिक सोनी ने मर्जर के लिए हुए करार की शर्तों का उल्लंघन किया है। सोनी ने इस करार को खत्म करने की मुख्य वजह कंपनी की ओर से मर्जर के लिए तय शर्तों को ना पूरी कर पाना बताया था। गौरतलब है कि इस मर्जर की ओर जी ने FY23 में 256 करोड़ रुपए और FY24 में करीब 176 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा सोनी पिक्चर्स के MD और CEO NP सिंह ने कंपनी के साथ 25 साल तक जुड़े रहने के बाद अपने पद को छोड़ने का फैसला किया है। नया उत्तराधिकारी मिलने तक कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे। इसके बाद सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। 24 मई को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 151 रुपये 35 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। छठी खबर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस की ओर से 288 करोड़ रुपए का जीएसटी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को यह नोटिस 2019-20 की जीएसटी लायबिलिटी के चलते मिला है, जिसके लिए कंपनी को सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। साथ ही कंपनी से मासिक और सालाना रिटर्न्स की वैल्यूज में अंतर समझाने के लिए भी कहा गया है। 288 करोड़ रुपए के इस नोटिस में करीब 150 करोड़ रुपए की डिमांड के साथ साथ 124 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट और करीब 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी शामिल है। 24 मई को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 1,650 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस अपने लगभग 15 से 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या करीब 32,800 थी। इस हिसाब से 15 से 20% लोगों की छटनी हुई तो 5,000 से 6,500 लोगों पर इसका असर हो सकता है। इसके पीछे की वजह मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अपने स्टाफ कॉस्ट को कम करना बताया जा रहा है। कंपनी की प्रति कर्मचारी औसत लागत करीब 8.25 लाख रुपए थी। इस छटनी से कंपनी अपनी स्टाफ कॉस्ट को 400 से 500 करोड़ रुपए कम करना चाहती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की स्टाफ कॉस्ट 34% बढ़कर 3,124 करोड़ रुपए रही थी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब चौथी तिमाही में कंपनी को 550 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 168 करोड़ रुपए का था। 24 मई को पेटीएम का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर 341 रुपए के स्तर पर जाकर बंद हुआ था। आठवीं खबर, 22 मई को ऐसी खबरें थी कि बीएसई और एनएसई ने अपनी विदेशी इकाइयों के मर्जर से जुड़ी बातचीत को रद्द कर दिया है। यानी कि अब बीएसई और एनएसई मिलकर काम नहीं करेंगे और बीएसई को एनएसई के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। 22 मई को बीएसई का शेयर करीब 0.3% गिरकर 2,653 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 2,755 रुपए का था। 23 मई को खबर आई कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में बीएसई और एनएसई की इकाइयों के बीच मर्जर को टाल दिया गया है। भारत में लिस्टेड एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने अपनी इकाई इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी इंडिया आईएनएक्स का मर्जर एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज या एनएसई आईएक्स के साथ करने की योजना को रद्द कर दिया है। इस मर्जर को लेकर बीएसई और एनएसई के बीच पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी। 24 मई को बीएसई का शेयर करीब 4.5% की बढ़त के साथ 2,726 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था।
नौवीं खबर, अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद छुए निचले स्तर को पार कर लिया है। शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी। लेकिन शुक्रवार 24 मई को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने 2% से ज्यादा के उछाल के साथ 3,457.85 रुपये के इंट्राडे हाई को छुआ, जो कि 24 जनवरी 2023 के 3,442 रुपये के भाव से ज़्यादा है। 27 फरवरी 2023 को शेयर ने 1,194 रुपये 20 पैसे का निचला स्तर छुआ था। उस स्तर से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर का भाव करीब 3 गुना हो चुका है। 24 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर मामूली गिरावट के साथ 3,381 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और चलते हैं पहली खबर की तरफ। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने अपनी आईपीओ से जुड़ी अर्जी को वापस ले लिया है और इस इश्यू के लिए सेबी के पास दोबारा आवेदन करने के लिए तैयार है। सितंबर 2021 में 8,430 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पहली बार अर्जी देने के बाद कंपनी ने दूसरी बार अपनी अर्जी वापस ली है। आईपीओ के बजाय अब कंपनी की $2.3 अरब के वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट से $9 अरब पर जुटाई गई रकम की तुलना में मौजूदा वैल्यूएशन 74% से ज़्यादा नीचे हैं। दूसरी खबर, ऐप के जरिए ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर को दिल्ली परिवहन विभाग से राष्ट्रीय राजधानी में बस चलाने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। दिल्ली बस संचालन के लिए लाइसेंस देने वाला पहला राज्य बन गया है। उबर दिल्ली प्रीमियम बस योजना के तहत लाइसेंस लेने वाली पहली एग्रीगेटर कंपनी है। ग्राहक उबर ऐप पर उबर शटल विकल्प चुनकर अपने पसंदीदा रूट पर सीट की पहले से बुकिंग कर सकेंगे। रोजाना आने जाने वाले की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार बस सेवा उबर शटल की औपचारिक शुरुआत पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद हुई है। पिछले साल से पश्चिम बंगाल में इसका परिचालन किया जा रहा है। हर एक शटल वाहन में 19 से 50 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। उबर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बस संचालन से जुड़े स्थानीय भागीदार इसका संचालन करेंगे। तीसरी खबर, एडटेक कंपनी बायजूस और उसकी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते रविवार को खबर आई कि रजनीश कुमार और मोहनदास पाई कंपनी की एडवाइजरी काउंसिल से बाहर हो रहे हैं। ये फैसला रजनीश कुमार, मोहनदास पाई और कंपनी ने आपसी सहमति से लिया है, जिसके मुताबिक इन दोनों का 30 जून 2024 को खत्म हो रहा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। 23 मई को भी 3 खबरें थी। पहली ये कि बायजूस के पुराने कर्मचारी कंपनी को एनसीएलटी में खींचने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस के 2000 असंतुष्ट पुराने कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। इनमें से कई कर्मचारी जो नई दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों से हैं, अपने बकाये के भुगतान के लिए अगले हफ्ते बायजूस को एनसीएलटी ले जाने की तैयारी में है। दूसरी खबर यह थी कि एनसीएलटी ने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बकाया पैसा नहीं चुकाने पर 3 मामलों में थिंक एंड लर्न को नोटिस जारी किए हैं। एनसीएलटी बेंच ने कंपनी को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते और याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि कंपनी पर मैग्रो हिल का 1.43 करोड़ रुपए और कोजेंट का लगभग 6 करोड़ रुपए का बकाया है। तीसरी खबर यह थी कि कंपनी के फाउंडर बाइजू रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन को अमेरिकी अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवमानना का दोषी पाया गया है। रिजू को कोर्ट ने बायजूस की अमेरिकी सहायक कंपनी बायजूस अल्फा को टर्म लोन के हिस्से के रूप में मिले $533 मिलियन का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। चौथी खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के आदेश के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीसीआई के आदेश के अनुसार नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरएआई को स्विगी और जोमैटो ऐप्स के संवेदनशील और गोपनीय डाटा देखने की इजाज़त मिल जाएगी। स्विगी के मुताबिक सीसीआई का यह आदेश अकारण, मनमाना और कॉम्पिटिशन एक्ट के खिलाफ है। हालांकि एनआरएआई को एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसके तहत उसे ये डेटा कहीं शेयर ना करने का और सीसीआई जांच पूरी होने के बाद इसे खत्म करने का वायदा करना होगा। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मणि 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।